नमस्कार। ईरान आजकल मतलब कई वजहों से खबरों में है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम जरा गहराई में जाके देखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। अच्छा ये सारी जानकारी 30 जून 2025 तक की रिपोर्ट्स पर आधारित है। जी। कोशिश ये रहेगी कि ये जो पूरी उलझी हुई तस्वीर है ना, जिसमें लड़ाई भी है, परमाणु तनाव भी और देश के अंदर की परेशानियां भी, उसे थोड़ा समझने में मदद मिले। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग चल रहा है। हाँ, कैसे? देखिए, जो बाहर तनाव चल रहा है, जैसे इजराइल के साथ हालिया टकराव हुआ, हाँ, उसका सीधा असर अंदरूनी हालात पर पड़ता है। मतलब आर्थिक मुश्किलें बढ़ती हैं, लोगों में बेचैनी बढ़ती है, और फिर ये परमाणु वाला मुद्दा तो है ही। अच्छा, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हाल के संघर्ष के असर से। ईरान की न्यायपालिका का कहना है कि इजरायली हमलों में कम से कम 935 लोग हताहत हुए हैं। 935, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और एवन जेल वाला जो हमला था उसमें मारे गए लोगों की डिटेल्स भी अब आ रही हैं। कर्मचारी, सैनिक, कैदी सब शामिल थे उसमें। तो इन सब के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है वो कितना चलेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब टिकाऊ है भी या नहीं। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो हताहतों की संख्या है या एवन जेल की घटना, ये सिर्फ खबरें नहीं है। हाँ। ये उस गहरी अस्थिरता की तरफ इशारा करती हैं जो पूरे इलाके में फैली हुई है। और संघर्ष विराम वो तो मतलब कागज पर है, जमीन पर भरोसा कितना है ये कहना मुश्किल है। सही कहा। क्या ये शांति टिकेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई संघर्ष की बात। अब आते हैं परमाणु मोर्चे पर। यहाँ भी थोड़ी मिलीजुली खबरें हैं। हाँ, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। एक तरफ तो आईएए मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वो चेतावनी दे रही है कि ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु संवर्धन फिर से तेज कर सकता है। अच्छा। और शायद फोर्डो फैसिलिटी पर भी काम शुरू हो गया है उसे दोबारा बनाने का। फोर्डो वाली बात अहम है। लेकिन दूसरी तरफ सीआईए कह रही है कि नहीं, अमेरिकी हमलों ने ईरान के प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचाया है, खासतौर उनकी मेटल कन्वर्जन क्षमता को। हाँ, ये मेटल कन्वर्जन वाली बात ये वाकई अहम है। क्या मतलब है इसका? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मेटल कन्वर्जन मतलब धातु को बदलना, ये परमाणु हथियार बनाने की तरफ एक जरूरी कदम माना जाता है। अच्छा। तो अगर सीआईए कह रही है कि इस क्षमता को नुकसान पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम को वाकई झटका लगा है, शायद धीमा हुआ है। तो मतलब कार्यक्रम रुका नहीं पर धीमा जरूर हुआ है। हाँ, शायद यही कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान का यूएन में कहना कि संवर्धन हमारा अधिकार है और ये रुकेगा नहीं, ये भी देखना होगा। हाँ, ये उनका स्टैंड तो काफी मजबूत लग रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह का रणनीतिक संदेश है। नुकसान हुआ है पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने लक्ष्य पर कायम है, भले ही रफ्तार कम हो जाए। तो एक तरफ परमाणु कार्यक्रम पर ये खींचतान चल रही है, दूसरी तरफ बाहरी खतरे भी कम नहीं है। जी। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने सबने मिलकर एक चेतावनी जारी की है। किस बारे में? कि ईरान समर्थित जो गुट हैं, प्रॉक्सी समझ जिन्हें कहते हैं, वो अमेरिका के जरूरी ठिकानों पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले कर सकते हैं। ओह, साइबर हमला, ये भी एक मोर्चा बन गया है आजकल। हाँ, और इससे भी शायद ज्यादा गंभीर बात, ईरान की संसद ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। क्या? हॉर्मुज को बंद करने का? हाँ, हालांकि अभी सुरक्षा परिषद की फाइनल मंजूरी बाकी है, पर प्रस्ताव पास हो गया है। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हॉर्मुज का मतलब है दुनिया का तेल व्यापार। हाँ, वही तो। अगर वो बंद हुआ तो मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। है कि ईरान के पास अभी भी ऐसे पत्ते हैं जिनसे वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकता है। और साइबर हमले की धमकी ये बताती है कि लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी है। बिल्कुल। तो बाहर ये सब तनाव है, और देश के अंदर क्या चल रहा है? अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। हाँ, खबरें आ रही हैं कि गैस की कमी है, आर्थिक तनाव है, और 155 से ज्यादा शहरों में ट्रक ड्राइवर, नर्सें, दूसरे कर्मचारी वगैरह वो सब हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। इससे तो सप्लाई वगैरह पे भी असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। ये जो अंदरूनी अशांति है ना, ये सीधे तौर पर बाहरी दबावों और आर्थिक मुश्किलों से जुड़ी है। प्रतिबंध, फिर लड़ाई का बोझ, और अब ये हड़तालें, ये सब मिलकर एक तरह का अस्थिरता का चक्र बना रहे हैं। अस्थिरता का चक्र मतलब बाहर से दबाव पड़ता है तो अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो लोग सड़कों पर आते हैं, और जब लोग सड़कों पर आते हैं तो सरकार की बाहर की दुनिया से डील करने की क्षमता पर असर पड़ता है।
तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ तो संघर्ष का भारी असर है, लोग मारे जा रहे हैं। हाँ दूसरी तरफ ये परमाणु कार्यक्रम की उलझी हुई स्थिति, जी। फिर ये बाहरी खतरे, साइबर हमले, होर्मुज बंद करने की धमकी, और इन सब के ऊपर देश के अंदर इतनी बड़ी अशांति, आर्थिक परेशानियां। सही कहा आपने, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो आगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक तरफ ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम में नुकसान हुआ है, अंदर देश में इतना दबाव है, हाँ। और दूसरी तरफ वो बाहर की दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, हॉर्मुज की धमकी दे रहा है, यूएन में कड़ा रुख अपना रहा है। तो ये संतुलन कैसे बनेगा? बस यही देखना है आने वाले महीनों में ईरान अपनी इन बाहरी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अंदरूनी कमजोरियों के बीच ये संतुलन कैसे बनाता है, बना भी पाता है या नहीं। हाँ। इसी संतुलन या इसके न बन पाने पर ही इस पूरे क्षेत्र का आने वाला कल निर्भर करेगा।